वेलकम स्टूडेंट्स। ओआर पेपर 6 यूनिट फर्स्ट का टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। हमने इसमें इनिशियली आपको 3 मेथड एक्सप्लेन किए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, मिनिमम कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों मेथड हमने किए और उसके बाद टेस्ट कैसे करेंगे, क्या हमारा सॉल्यूशन सही है या और इसमें और आगे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट जिसे अपन कहते हैं, अनुकूलतम हल की जांच। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, यदि आगे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो कैसे करेंगे, ये आज हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, इलस्ट्रेशन फर्स्ट ये हम पहले तीनों मेथड से कर चुके हैं। आज हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट और उसके बाद यदि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो तो वो कैसे करेंगे, ये इसमें देखेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में कहता है, एक निर्माणी फर्म जो एक समान प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है कि 3 प्लांट 3 विभिन्न शहरों में स्थित है। ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज 3 प्लांट्स लोकेटेड एट 3 डिफरेंट सिटीज, ऑल प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। इस संस्थान की कुल उत्पादन क्षमता को 4 बड़े ग्राहकों द्वारा ले लिया जाता है। इसकी जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके लिए 4 डिमांड सेंटर हैं, 4 कस्टमर हैं। इन प्लांटों द्वारा कुल उत्पादित इकाइयों की संख्या, ग्राहकों द्वारा मांग की गई इकाइयों की संख्या और उत्पादन स्थान से मांग स्थान तक की गई की प्रति इकाई परिवहन लागत आगे दी गई है। यानी जो प्रोडक्शन सेंटर हैं उनकी प्रोडक्शन कितनी है, यानी सप्लाई कितनी कर सकते हैं। तो 3 प्रोडक्शन सेंटर नीचे दिए हुए हैं, O1, O2, O3। इन तीनों की जो सप्लाई है, O1 की 2, O2 की 6, O3 की 7 और कस्टमर हैं 4, C1, C2, C3, C4। इनकी रिक्वायरमेंट 3, 3, 4, 5 टोटल करके देखें तो हमारी जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है वो 15 यूनिट है और डिमांड भी 15। इट मीन्स ये बैलेंस प्रॉब्लम है। और आगे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या डिलीवरी कॉस्ट का चार्ट दिया हुआ है, टेबल दी हुई है। O1 से C1 13, O1 से C2 11, ऐसे O2 से C1 17, O2 से C4 13, O3 से C3 15। ये पूरी चार्ट, पूरी टेबल हमें दी हुई है। तो एक सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर या फैक्ट्री से जो कस्टमर्स हैं वहाँ तक की हमारी डिलीवरी कॉस्ट या प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी, उसका चार्ट हमारे पास है। दीज डिलीवरीज कुड बी मेड इन वेरी मैनी वेज, बट द मैन्युफैक्चरर वुड like to deliver the product in such a way that would minimize total delivery cost. Find optimum transportation cost. यह पूर्ति कई प्रकार के तरीकों से की जा सकती है, पर उत्पादक न्यूनतम परिवहन लागत के आधार पर वितरण करना चाहता है। वो चाहता है कि इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो डिलीवरी कॉस्ट है, वो मिनिमम आए। तो क्या इसका सोल्यूशन होगा, कैसे करेंगे, इसे आपको समझना है। तो देखिए, मैंने ये टेबल बनाया, पहले ब्लैंक टेबल बना लेना। 3 हमारे ओरिजिन है, लोकेशन है, O1, O2, O3। 4 हमारे कस्टमर है, C1, C2, C3, C4। कस्टमर्स को मैंने कॉलम की फॉर्म में, ओरिजिन को मैंने रो की फॉर्म में रखा। लास्ट में जो 5वां कॉलम है C4 के बाद, वो सप्लाई का है। O1 की सप्लाई या प्रोडक्शन है 2, O2 की 6, O3 की 7, ये आपके सामने है। और इधर जो 4th रो है, O1, O2, O3 के बाद वो डिमांड की है। C1 की डिमांड है 3, C2 की 3, C3 की 4, C4 की 5। दोनों साइड से टोटल मैच कर रहा है 15। इट मीन्स ये बैलेंस प्रॉब्लम है। प्रत्येक सेल के ऊपर कॉर्नर में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखी है। O1 से C1 की 13, O1 से C2 की 11, O1 से C3 की 15, O1 से C4 की 40, O2 से C1 की 17। इस प्रकार से ब्लैंक टेबल आप बना लें पहले। अब हमारे पास 3 मेथड हैं, आपको मैंने पहले बताए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, मिनिमम कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इनिशियल स्टेप पे हमें किसी एक मेथड से सॉल्यूशन करना है।
कुछ भी नहीं कहा गया हो तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से करते हैं। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम डिफरेंस कैलकुलेट किया करते हैं कॉलम्स के और रो के। तो आप देखिए कॉलम साइड में मैंने आगे डिफरेंस का कॉलम पहला, जो C1 C2 C3 C4 4 सेल है O1 के साथ, इनमें मिनिमम 2 कॉस्ट को आप देखें O1 वाली रो में 13, 11, 15, 40 जो लिस्ट 2 कॉस्ट है, एक तो 11 और एक 13, इनका डिफरेंस ले लो 2। ऐसी O2 वाली रो में 12 और 13 है, 1 आ गया। O3 वाली रो में 12 और 15 है, 3 आ गया। ऐसे नीचे डिफरेंस लीजिए कॉलम साइड में, आप देखें C1 में 13, 17, 18, तो 13 और 17 का डिफरेंस 4। C2 में 11, 14 जो मिनिमम 2 कॉस्ट है, न्यूनतम 2 लागतें, 11, 14 का डिफरेंस 3। C3 में 15 और 12 का 3 और C4 में 13 और 12 का 1। तो ये मैंने डिफरेंस दोनों साइड से निकाल लिए, 4 इधर हैं, 3 डिफरेंस उधर हैं। इनमें हाईएस्ट डिफरेंस को टिक कीजिए। कॉलम साइड में था 2, 1, 3, रो साइड में 4, 3, 3, 1, तो 4 को मैंने टिक किया है पहले। इट मीन्स C1 को पहले फिल करना है, और C1 में भी उस सेल को पहले फिल करेंगे जिसकी कॉस्ट कम होगी। तो C1 में 13, 17 और 18 है, तो मिनिमम कॉस्ट क्या है 13, तो 13 वाले सेल में यूनिट फिल करेंगे। इधर 3 है डिमांड का टोटल, उधर सप्लाई का 2 है, तो विच एवरेज लेस। जैसे हमने 2 फिल किया O1 रो कंप्लीट हो गया, तो 2 मैंने फिल कर दिया, इसको सर्कल में लिख दिया, O1 आपका कंप्लीट है। तो डैश 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 करके पेंसिल से O1 रो को कंप्लीट कर लेना। फिर अगला स्टेप डिफरेंस निकालिए। O1 में तो डैश आ जाएगा क्योंकि ये फिल हो गया है। अब O2 में वही मिनिमम 2 लागतों का डिफरेंस 1 ही आएगा, O3 में वही 3 आएगा। इधर देखिए C1 में अब 17 और 18 का डिफरेंस लेना, क्योंकि O1 वाला रो हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर 14 और 18 का 4, 12 और 15 का 3, 13 और 12 का 1। इधर तो डैश 1, 3 इधर है, हमारा जो डिफरेंस 1, 4, 3, 1, तो हाईएस्ट 4 है, मैंने 4 को टिक किया। इट मीन्स C2 वाले कॉलम में किसी सेल को भरना है। तो C2 में 2 सेल है हमारे पास, एक तो 14 वाला और एक 18 वाला। ऊपर वाला तो डैश हो ही गया था ना पहले ही, तो 14 वाला मिनिमम कॉस्ट है। इधर 3 हैं कॉलम साइड में यूनिट, उधर 6 है, तो विच एवरेज लेस 3 फिल कर देंगे। जैसे ही 3 फिल करेंगे ये C2 में डैश डैश लग जाएगा, ये C2 कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, राउंड भी कर दिया, फिल कर दिया इस कॉलम को। फिर से डिफरेंस निकालें, O1 में तो डैश आएगा। अब O2 में C1, C3 और C4 में जो मिनिमम 2 कॉस्ट है, तो वही 12, 13, 1 ही है। O3 में भी 18, 15, 12 में से वही 12, 15, 3 है। इधर O2, O3 का डिफरेंस 17, 18 का 1, ये डैश आ जाएगा। इधर वही 12, 15 का 3 आएगा, फिर 1 आएगा। दोनों तरफ 3, 3 हैं। इधर 3 लेते हैं हाईएस्ट डिफरेंस को, तो मिनिमम कॉस्ट 15 है। इधर 3 लेते हैं तो 12 है। तो मैंने जो टिक किया है दोनों तरफ 12 है, इस 3 को टिक करते हैं। रो वाली साइड में तो 12 O3 C4 में है, O3 C4 में है, इस 3 को टिक करते हैं तो 12 O2 C3 में है। लेकिन 12 में भी वो सेल लो जिसमें यूनिट ज़्यादा फिल हो, कॉस्ट कम हमारी लग रही हो। तो यदि हम O2 C3 सेल को लेते हैं तो इसमें 3 यूनिट आ सकती हैं, लेकिन यदि O3 C4 सेल को लेते हैं तो इधर 5 है, इधर 7 है, विच एवरेज लेस 5 यूनिट फिल हो सकती हैं। तो मैंने इसलिए टिक किया O3 C4 वाले 3 को। तो इट मीन्स O3 C4 को पहले फिल करूँगा, इसमें 5 फिल किया। जैसे 5 फिल किया ये C4 कॉलम भी कंप्लीट हो गया, इसमें डैश डैश लगा देना पेंसिल से। अब फिर से डिफरेंस निकालें तो O1 में तो डैश आएगा ही। अब O2 में जो डिफरेंस लेना है अपने को 12 और 17 का 5 आएगा, 15 और 18 का 3 आएगा। इधर वही 1 डैश, ये
3 और लास्ट में डैश। तो हाईएस्ट डिफरेंस इधर 5 है। 5 वाले रो में वो मिनिमम कॉस्ट 12 है, तो 12 वाले सेल को यानी O2C3 सेल को फिल करेंगे। तो इधर 3 की गुंजाइश है, इधर 4 है, तो 3 फिल कर दो। जैसे 3 फिल किया O2 रो भी कंप्लीट हो गया, डैश डैश लगा देना। अब जो रिमेनिंग है, क्योंकि हमारे पास 2 मिनिमम डिफरेंस नहीं बचे हैं, 2 रो कंप्लीट हो गई हैं O1 O2, तो बैलेंसिंग फिगर लिख दें। O3C1 में 1 आएगा और O3C3 में भी 1 आएगा। इस प्रकार से ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने इनिशियल सॉल्यूशन किया, कॉस्ट निकालें। O1C1 2 × 13, O2C2 3 × 14, O2C3 3 × 12, O3C1 1 × 18, O3C3 1 × 15, O3C4 5 × 12। तो ये आप कॉस्ट लिख लीजिए। टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली, ये 197 है। क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप चेक करें कि जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनकी संख्या m+n-1 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो 4 + 3 - 1, 6 सेल भरे हुए होने चाहिए। तो आप चेक करो 6 सेल हमारे फिल्ड है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन पूरी हो रही है। अब ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर U और V की वैल्यू निकालनी है। इधर U1 U2 U3 यानी μ1 μ2 μ3, उधर V1 V2 V3 V4। तो देखें जिस रो के सबसे ज़्यादा खाने भरे हुए हों उस म्यू को आप 0 मान लें, तो μ3 मैंने 0 मान लिया, μ3 0। अब ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर U और V की वैल्यू निकालनी है, U + V = कॉस्ट। तो देखो हमारा जो ऑक्यूपाइड सेल है वो पहला O3C1 है, तो U + V = कॉस्ट। 0 में कितना ऐड करूं कि 18 हो जाए, 18, तो V1 की वैल्यू 18 आ जाएगी। ऐसे U + V = कॉस्ट आपका O3C3 में 1 है, तो 0 में कितना ऐड करूं कि 15 हो जाए, तो 15, तो V3 15 हो गया। ऐसे V4 निकाल लो, 0 में कितना ऐड करूं कि 12 हो जाए, 12, तो V4 12 आ गया। V1 आ गया, V3 आ गया, V4 आ गया। इधर μ3 है ही अपने पास। अब आप μ1 निकालो, μ1 18 में कितना ऐड करूं कि 13 हो जाए, तो -5 आएगा μ1 -5, क्योंकि O1C1 भरा हुआ खाना था ना। ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर U और V की वैल्यू निकालनी है। अब आपका O2 और C3 भरा हुआ है, तो V 15 है, 15 में कितना ऐड करूं कि 12 हो जाए, तो -3, तो U2 -3 हो गया। अब U2 -3 हो गया तो O2C2 के बेस पर V2 की वैल्यू निकल जाएगी। -3 में कितना ऐड करूं कि 14 हो जाए, तो 17 आ जाएगा V2। तो ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर ही मैं पहले भी बता चुका हूं, U और V की वैल्यू निकाल लो। तो U और V की वैल्यू हमने फाइंड कर ली सारी। अब U और V की वैल्यू के बेस पे अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू U + V - कॉस्ट, जितने भी खाने खाली है ना, जैसे O1C2 खाली है, तो 17 + -5, 12 में से 11 लेस किया +1, 15 + -5 10 आ गया, 10 में से 15 लेस किया -5। तो अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकालो U + V - कॉस्ट करके, ये पहले बता चुके हैं। यदि सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू 0 या नेगेटिव आ जाए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यदि पॉजिटिव आ जाए तो सुधार की गुंजाइश है। तो हम देख रहे हैं O1C2 में +1 आया है। तो देखो मैंने नीचे लिखा भी है, आप चेक करें। O1C2 खाने का मान पॉजिटिव +1 है, अतः इस खाने में कुछ इकाइयाँ ट्रांसफ़र करें। इस हेतु बंद पथ यानी क्लोज पाथ का हमें निर्माण करना है। तो O1C2 में कुछ यूनिट आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए पता नहीं है। तो O1C2 में कुछ यूनिट प्लस करेंगे, मैंने यहाँ प्लस कर दिया। जब O1C2 में कुछ यूनिट प्लस होंगी तो देखो आप
चाहे तो आप उल्टा चलें या सीधा चलें। जब O1 C2 में कुछ यूनिट प्लस होंगी तो C2 में टोटल 3 है ना, टोटल तो 3 हमने पहले फिल कर रखा है O2 C2 में। जब यहाँ कुछ प्लस होंगी तो इसका मतलब O2 C2 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ यूनिट फिल्ड है ना, उधर उधर ये पाथ बनता चला जाएगा, मुड़ते चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि O1 C2 में कुछ आनी चाहिए तो वहाँ प्लस, इसका मतलब O2 C2 में कुछ माइनस। अब O2 C2 में कुछ माइनस करेंगे तो O2 C3 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। जब O2 C3 में कुछ प्लस करेंगे तो O3 C3 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। जब यहाँ कुछ माइनस करेंगे, वापस वहीं पहुँचना है, तो O3 C1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। जब यहाँ कुछ प्लस करेंगे तो O1 C1 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। जब O1 C1 में कुछ माइनस करेंगे तो O1 C2 में कुछ प्लस, तो वहीं वापस पहुँच गए। यहाँ से चले थे, आप रिवर्स भी चल सकते हो इधर से और उधर से भी। तो जहाँ कुछ प्लस करेंगे वहाँ से हमें मुड़ना है भरी हुई इकाइयों की तरफ, जो सेल हमारा ऑक्यूपाइड है। जब उसमें कुछ प्लस करेंगे तो ऑक्यूपाइड जिधर भी, चाहे तो आप रो वाली साइड में देखें चाहे कॉलम वाली साइड में, वहाँ कुछ माइनस। जब वहाँ कुछ माइनस है तो नेक्स्ट स्टेप कुछ प्लस, वहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस। इस प्रकार से एक पाथ हमने बना लिया। अब इस पाथ में जो भी आपका क्लोज पाथ है, इसमें जो भी नेगेटिव माइनस वाले सेल हैं उनको देखो आप, क्योंकि वहाँ जब कुछ प्लस करनी है तो माइनस वाले सेल में माइनस करनी है। तो माइनस वाले सेल जो है O2 C2 है, फिर O3 C3 है, O1 C1 है। इनमें जो सबसे कम यूनिट है वो एज इट इज उठा के आप जिसमें प्लस करनी है यानी O1 C2 में रख दें। तो हमारा जो क्लोज पाथ था उसमें माइनस वाले 3 सेल थे, नीचे लिखा भी है मैंने। O2 C2, O3 C3, O1 C1, सबसे कम यूनिट वाला सेल यानी O3 C3 की एक यूनिट O1 C2 में ट्रांसफ़र करके नई टेबल बना लो। तो जब नई टेबल बनेगी तो O1 C2 में 1 यूनिट आएगी। आप देखो मैंने 1 करके सर्कल कर दिया। इसके जो नीचे हैं उसमें माइनस किया 1 तो 2 होगी 3 की बजाय। इधर राइट साइड में प्लस किया तो 3 की बजाय 4 होगी। फिर नीचे जो 1 थी वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमने O3 C3 की एज इट इज वहाँ ट्रांसफ़र की थी। यहाँ 0 हो गई तो इधर 1 जो था वो प्लस हो गई, O3 C1 वाली 2 हो गई, और ऊपर माइनस हो गई तो 2 की जगह 1 हो गई। आप देखेंगे वही टोटल सब तरफ से मैच करेगा। तो अब फिर आप ये सॉल्यूशन करने के बाद एक बार कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो कॉस्ट कैलकुलेट की मैंने O1 C1 1 into 13, O1 C2 1 into 11, O2 C1 O2 C2 2 into 14, O2 C3 4 into 12, O3 C1 2 into 18, O3 C4 5 into 12। तो टोटल कॉस्ट 196 है, पहले 197 थी। इट मीन्स उसमें सुधार की गुंजाइश थी। तो आपने देखा कि कॉस्ट पहले 197 थी, अब 196। लेकिन अभी भी ये पता नहीं है कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। फिर हमें वही प्रोसीजर अपनाना है। पहले ऑक्यूपाइड सेल के बेस पर U और V की वैल्यू निकालेंगे। तो दो सेल तीनों रो में भरे हुए, किसी एक को 0 मानना जिसमें सबसे ज़्यादा सेल फिल हो। मैंने U1 को 0 माना। भरे हुए सेल के आधार पर U प्लस V इक्वल टू कॉस्ट करते हुए U और V की वैल्यू निकालो। तो U1 0 है तो V1 13 आ गया, U प्लस V इक्वल टू कॉस्ट। U1 0 है तो V2 11 आ गया, U प्लस V इक्वल टू कॉस्ट। U2 11 में कितना ऐड करूँ कि 14 हो जाए, 3 आ गया। U2 3 है तो उसमें कितना ऐड करूँ कि ये 12 हो जाए, V3 9 आ गया। तो फिर U3 निकाला है मैंने, 13 में कितना ऐड करूँ 18 हो जाए 5, और लास्ट में V4 निकाला है, 5 में कितना ऐड करूँ कि 12 हो जाए 7। तो V1 V2 V3 V4 और इधर U1 U2 U3 की वैल्यू आ गई U प्लस V इक्वल टू कॉस्ट करके। अब हमें जो अनऑक्यूपाइड सेल है खाली खानों के मान निकालने U प्लस V माइनस कॉस्ट करके। तो U प्लस V 0 प्लस 9 में से माइनस 15 करेंगे, -6 आ गया। O1 C3 O1 C4 0 प्लस 7 माइनस 40
-33। ऐसे आप सभी ब्लैंक जो सेल है उनकी वैल्यू निकाल लो, सभी माइनस में आ रही है। यदि सभी सेल्स की वैल्यू माइनस या जीरो है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यदि किसी भी सेल में प्लस आ जाता तो फिर वही प्रोसीजर, उसमें कुछ यूनिट आनी चाहिए, उसमें प्लस है तो किसी और में माइनस, किसी और में माइनस तो प्लस, बंद पथ का निर्माण होगा, क्लोज पाथ का। फिर वो इम्प्रूव करेंगे, फिर कॉस्ट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे। तो बार बार ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ जाए। चूँकि यहाँ सभी खाली खानों के मान नेगेटिव है, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सो हमारी कॉस्ट आएगी 196। ओके, थैंक यू वेरी मच।